हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे कि हमारे यहाँ पर मात्रक और विमाएं 11th क्लास का प्रथम चैप्टर चल रहा था, तो मात्रक और विमाओं में हमने पहले डिस्कस कर लिया था कुछ एक लंबाई जैसे समय जैसे द्रव्यमान जैसे इनका इजाद कैसे हुआ था, इनका जो मानक मूल आधार माना गया जैसे 1 मीटर किसे कहा जाएगा, इनके बारे में भी, और कुछ एक लंबाइयों के मात्रक और कुछ एक लंबाइयों की जो इकाइयाँ थी उनके बारे में हमने दर्शन कर लिए थे, देख लिए थे, और उन्हें कन्वर्ट कैसे करते हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। इसके साथ ही हमने द्रव्यमान के बारे में देख लिया था, कुछ एक ऐसी चीज़ें जो हमारे बार बार काम में आने वाले हैं, उन द्रव्यमान के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पहले तो देखेंगे समय का हम कैसे कैसे काम में लेते हैं और समय के जो अलग अलग इकाइयाँ हैं वो कैसे कैसे इकाइयाँ काम करती है। तत्पश्चात हम पढ़ने वाले हैं भाई ये जो मात्रक पद्धति है, मात्रक प्रणाली है, वो कैसे चलती है और कैसे काम करने वाली है। फिर हम विमाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, मात्रक और विमाएं। चलिए भाई, हमारी पहली जो क्लास है, पहले तो मैं ये थीम थोड़ी कन्वर्ट कर देता हूँ, इसमें क्या है एकदम आपको अलग से दिख रहा होगा। चलिए, बिल्कुल सबसे पहले आज हमें पढ़ना है भाई जो भौतिक राशियाँ जी, जिनमें हमने लंबाई कैसे प्राप्त हुई थी, लंबाई का जो मानक आधार कैसे लिया वो पढ़ लिया, द्रव्यमान का हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई समय का, समय के बारे में। देखिए, समय को हम अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे हमने समय को कई बार पढ़ा था वर्ष के रूप में। कैसे पढ़ते हैं? वर्ष के रूप में। तो जो वर्ष है उसे हम परिभाषित अगर करें तो सिंपली इन शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं कि भाई जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्रण पूर्ण करने में लिया गया समय, लिया गया समय जो है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे ही हम वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ष। तो हम कह सकते हैं भाई एक जो वर्ष है वो एक वर्ष 365.25 दिन के बराबर होता है। कितने दिनों के बराबर? 365.25 दिनों के बराबर। तभी तो आपने देखा होगा कि भाई प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात क्या होता है? एक लीप वर्ष आ जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात क्या आ जाता है? एक लीप वर्ष आ जाता है। और लीप वर्ष ये आपने देखा होगा, प्रत्येक 4 वर्षों के पश्चात क्या प्राप्त होता है? हमें लीप वर्ष प्राप्त होता है। कितने वर्ष पश्चात? 4 वर्ष पश्चात। इसका कारण यही है बच्चों कि जो वर्ष है वो वास्तव में 365 दिन का नहीं होता है, 365.25 डेज का होता है। तो हम इसे नॉर्मली, हालांकि ये होने को तो 365 भी नहीं होता, ये होता है भाई लगभग 365.24 समथिंग डेज होते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूंगा। फिलहाल आप इस हिसाब से चलें कि भाई 0.25 का मतलब ये हुआ कि हर वर्ष 6 ओवर्स अधिक होते हैं। कितने ओवर्स अधिक होते हैं? 6 ओवर्स। और ये जो 6 ओवर्स हैं ये 4 सालों में जुड़कर 24 ओवर्स बना देते हैं, जिसके कारण एक दिन बन जाता है। 24 ओवर्स का क्या बन जाएगा भाई? एक दिन, जिसमें हम दिन और रात दोनों को कन्वर्ट कर साथ में लेके चलते हैं। तो जो 6 ओवर्स हर वर्ष ज़्यादा रहते हैं 0.25 डेज के कारण, वो हो जाता है भाई एक दिन में कन्वर्ट। हालांकि जो वास्तविक स्थिति है वो ये होती है बच्चों कि ये जो हमारा वर्ष है, ये वर्ष बच्चों होता है 365.24 डेज का। और जो 6 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई एक साल में 6 घंटे होते हैं, वो 6 घंटे नहीं होकर वास्तव में वो होते हैं 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड अधिक होते हैं। कितने? 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड, जिनके कारण हर 4 वर्ष से, कितने वर्ष से हैं? 4 वर्ष से एक लीप वर्ष तो आता ही है। लेकिन अगर हम शताब्दी वर्ष की बात करें तो शताब्दी वर्ष में, कौन से वर्ष में? शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष वही होगा जिसमें 400 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 400 का। जैसे अगर कहा जाए कि जो 100वां वर्ष है, क्या ये लीप वर्ष है? क्या
इसमें भी तो 4 का भाग जाता है। नॉर्मली हम यही तो पढ़ते हैं कि भाई 4 का जिसमें भाग जाता है वो लीप वर्ष होता है। तो क्या 100वां वर्ष भी लीप वर्ष है क्या? बिल्कुल नहीं है, 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो हर 4 वर्ष से लीप वर्ष आता है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि भाई जो 100 वर्ष हो जाते हैं, कितने वर्ष हो जाते हैं? 100 वर्ष। उन 100 वर्षों में 25 लीप वर्ष आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 24 ही लीप वर्ष आते हैं। कितने लीप वर्ष आते हैं? 24। क्योंकि जो 100वां वर्ष है वो खुद लीप वर्ष नहीं होता है। और कैसे लीप वर्ष नहीं होता है उसका पता करने के लिए हम जितने भी शताब्दी वर्ष हैं उनमें 400 का भाग देकर देख लेंगे। तो 400 का जैसे ही हम भाग देंगे तो यहाँ 400 का भाग नहीं जाएगा, और भाग नहीं जाएगा इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। जैसे अगर आपसे एक छोटी सी बात पूछ ली जाए इसी से रिलेटेड, मान लो ये पूछ लिया जाए आपसे कि कोई एक व्यक्ति है, चलिए मैं इसी समय को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो समय है वो कैसा है, किस तरीके से काम करता है। मान लो आपसे ये पूछा जाए कि भाई एक व्यक्ति है जिसका जो जन्मदिन है वो आता है 29 फरवरी सन 1896 को। कितने को आता है? सन 1896 को। या मैं ऐसे पूछ लूँ भाई एक व्यक्ति है जिसका जन्मदिन आता है 29 फरवरी सन 2096 को। सन 2096 को। तो देखिए ये तो शताब्दी वर्ष नहीं है। इसमें हम अगर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें तो 4 का पूर्ण रूप से भाग जाएगा। इसका मतलब ये तो लीप वर्ष है, तो 29 फरवरी इसमें तो आएगी। और इसकी बात करें तो इसमें भी जाएगा और इसमें भी 29 फरवरी आएगी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में, इन दोनों ही क्वेश्चन में एक ही सवाल पूछा जाए कि भाई इनका अगला जन्म दिवस कितने वर्षों पश्चात आएगा, तो हमारा सीधा सा जवाब होगा कि सर 4 वर्ष बाद आएगा। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद, जो कि बिल्कुल गलत आंसर होगा। इसका कारण यह है बच्चों कि जैसे ही हम इसमें 4 वर्ष जोड़ेंगे तो अगला हमें जो वर्ष प्राप्त होगा वो 19वां प्राप्त होगा। कौन सा वर्ष प्राप्त होगा? 19वां। वास्तव में अगर देखा जाए तो तुम्हें देखने में लग रहा होगा कि भाई ये तो 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 19वां तो खुद लीप वर्ष और 29 फरवरी आएगी। लेकिन बच्चों 19वां लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे हम किससे? 400 से। क्योंकि ये कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। और 400 से ये डिवाइड नहीं होगा, तत्पश्चात हम कह सकते हैं कि भाई ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है इसका मतलब इसमें 29 फरवरी भी नहीं आएगी। तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा सन 1904 तक, यानी कि अगले 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति का वापस क्या आने वाला है? बर्थडे आने वाला है। तो यही कारण होता है। इसी के तरह अगर हम इसमें देखें तो ये आएगा आपका 2104 में। यहाँ सन 2100 जो बीच में पड़ेगा उसमें इसका लीप वर्ष नहीं आने वाला है। तो यहाँ भी 8 वर्षों के पश्चात क्या आने वाला है? इसका बर्थडे आएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये जो अंतर है 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड का, उससे अगर हम समय के साथ चलें तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। जैसे आपने कहानियों में सुना होगा, कभी कभी आप कहते हैं कि भाई ये ऐसी, अखबार में देखते होंगे कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि ऐसी घटना घटित हुई है, ये इतने सालों पश्चात हुई है। ऐसा कुछ नहीं होता है। 400 वर्षों के पश्चात हर एक कैलेंडर अपने आप को दोहराता है। अगर आपके पास आज से 400 वर्षों के पहले का कैलेंडर है तो आप इस वर्ष में उसे काम में ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ वार और डेट समान रूप से चलती रहती हैं। तो ये तो बात हो गई वर्ष की। फिर मैं चलता हूं अगली बात पर। अगला है चंद्रमास। दूसरा जो समय है वो हम मापते हैं चंद्रमास में। हालांकि ये हमारे पास काम में आने वाली चीज़ें, इसमें ज़्यादा काम नहीं आती। थ्योरेटिकल रूप से हमें ये पता रखना है चंद्रमास क्या होता है। देखिए जो चंद्रमा है, चंद्रमा चक्कर लगाता है पृथ्वी के, तो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के एक चक्रण पूर्ण करने में लिया गया समय, एक चक्रण पूर्ण करने में लिया गया समय, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमास कहलाता है। तो अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और एक चक्रण कर रही है तो उसे तो हम एक वर्ष कहेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसे हम चंद्रमास कहेंगे। क्या कहेंगे? चंद्रमास। और प्यारे बच्चों ये जो एक चंद्रमास है वो बराबर होता है 27.3 दिवस के। कितने दिवस? 27.3 दिवस के बराबर होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सौर दिवस की। अगली बात है सौर दिवस। तो सौर दिवस होता है प्यारे बच्चों जो पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष, पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष
अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लिया गया समय, ये क्या कहलाता है? सूर्य दिवस कहलाता है बच्चों। और चौथी बात है सेडरियल दिवस। कौन सा दिवस है? सेडरियल दिवस। सेडरियल दिवस होता है पृथ्वी का किसी तारे के सापेक्ष एक चक्रण अपने ही अक्ष पर पूर्ण करने में लिया गया समय। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है प्यारे बच्चों सेडरियल दिवस। और एक और समय का प्राचीन मात्रक आता है, उसे कहते हैं सेक। क्या कहते हैं? सेक। ये समय का प्राचीन मात्रक है और एक सेक जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकंड के। किसके बराबर होता है? 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर होता है। तो ये समय के अलग अलग मात्रक थे, समय की अलग अलग इकाइयाँ थी। जैसे सबसे पहले हमने बात किया था किसकी? वर्ष की। तो वर्ष होता है कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चक्रण करने में, एक चक्रण पूर्ण करने में जो लगाया गया समय है उसे एक वर्ष कहते हैं। 365.25 डेज के बराबर नॉर्मली उसको लेके चलते हैं। उसके अलावा चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के एक चक्रण पूर्ण करने में लगाया गया समय, उसे ही हम 27.3 दिवस के बराबर लेते हैं। सूर्य दिवस होता है सेड्रियल दिवस। सूर्य दिवस और ये जो सेड्रियल दिवस है इनमें 4 मिनट का फर्क रहता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य दिवस और सेडिरियल दिवस में कितना अंतर होता है तो 4 मिनट का अंतर होता है प्यारे बच्चों। यहाँ आप इसको लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए फिर, और सेक जो इसका बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मात्रक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मात्रकों की। देखिए मात्रक क्या होता है। नॉर्मली यूनिट, मात्रक होते क्या हैं? किसी भी संख्यात्मक मान के आगे कोई ऐसी इकाई लिखी जाए जिससे हम उसे मूल भौतिक राशि के रूप में दर्शा सकें। कैसे दर्शा सकें? मूल भौतिक राशि के रूप में। कब? जब किसी भी संख्यात्मक मान के आगे अगर कोई इकाई लिखी जाए जिसकी सहायता से हम उसे मूल भौतिक राशि से कंपेयर कर सकें, मूल भौतिक राशि के रूप में दिखा सकते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि के रूप में दिखा सकते हैं, वही चीज़ें जो होती है, वो जो इकाई होती है उसे ही क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मात्रक। जैसे मैंने कहा भाई एक द्रव्यमान है m बराबर, मैंने आपको कह दिया 10 किलोग्राम। अब देखिए ये तो कौन क्या है? ये तो वो संख्यात्मक मान है। ये तो क्या है बच्चों? संख्यात्मक मान। और ये जो किलोग्राम है वो मात्रक हो गया। इस किलोग्राम की सहायता से ही हमें पता चलता है कि भाई ये कैसी राशि है? एक मूल भौतिक राशि है। कैसी राशि है? मूल भौतिक राशि है। किलोग्राम है, इसका मतलब ये मूल भौतिक राशि। और कैसी मूल भौतिक राशि है? द्रव्यमान है। कैसी है? द्रव्यमान है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये आपका 150 मीटर है, क्या है? 150 मीटर, या तो ये हो जाएगी आपकी दूरी। क्या हो जाएगी? दूरी। तो ये 150 तो आपका संख्यात्मक मान है। कैसा मान है बच्चों? संख्यात्मक मान। परंतु ये मीटर जो है वो मात्रक है। और मीटर मात्रक किसका है? दूरी का। मीटर मात्रक किसका है? दूरी का। जिसे हम समझ सकते हैं कि लंबाई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लंबाई की। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं मूल भौतिक राशि से। किससे कंपेयर कर सकते हैं? मूल भौतिक राशि से। तो ऐसी इकाइयाँ जो संख्यात्मक मान के गुणज में लिखी जाती है और फिर इन्हें हम मूल भौतिक राशियों के रूप में समझ सकते हैं, इन इकाइयों को हम क्या कहते हैं बच्चों? मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक। तो मैं अब मात्रक की बात कर लेता हूँ आपके। जैसे अगर मैं मूल भौतिक राशियों की बात करूं तो जो लंबाई है उस लंबाई को हम एसआई पद्धति की बात कर रहा हूं भाई, मीटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? मीटर में। वैसे ही अगर द्रव्यमान की बात करें, किसकी बात करें? द्रव्यमान की, किलोग्राम में लिखते हैं। अगर मैं तापमान की बात करूं तो केल्विन काम में आता है। क्या काम में आएगा? केल्विन। अगर मैं विद्युत धारा की बात करूं, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा के लिए हम एम्पियर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे?
एम्पियर का प्रयोग किया जाएगा। वहीं अगर मैं ज्योति तीव्रता की बात करूं, जो एक मूल भौतिक राशि है, उसके लिए हम कैंडेला का प्रयोग करते हैं। पदार्थ की मात्रा कहा जाए, पदार्थ की मात्रा या समय कहा जाए, समय, तो पदार्थ की मात्रा का तो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, मोल। और समय की बात करें तो यहाँ पर हम मात्रक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, सेकंड का प्रयोग करेंगे। ये तो जो एसआई पद्धति चलती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स चलता है, उनमें मूल भौतिक राशियों के मात्रक से निर्धारित किए गए हैं। अब मैं अगर बात करूं पूरक भौतिक राशियों की, क्योंकि व्युत्पन्न भौतिक राशियों के तो हम मात्रक इनकी सहायता से व्युत्पन्न ही करने वाले हैं, तो उनको तो हम अलग से समझेंगे जब उन्हें व्युत्पन्न करेंगे तब। तो अगर मैं पूरक भौतिक राशियों की बात करूं तो पूरक भौतिक राशियों में हमने पढ़ा था भाई, एक तो समतल कोण, क्या पढ़ा था, समतल कोण। इस समतल कोण को हम मापते हैं रेडियन में। किस में मापते हैं प्यारे बच्चों, रेडियन में। और दूसरा ठोस कोण, इसे मापते हैं स्टेरेडियन में। किस में मापते हैं, स्टेरेडियन में। ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, फटाफट नोट करें, देखें क्या लिखा हुआ है। वैसे याद करने वाली चीजें भी है, ये याद भी होनी चाहिए, बार बार काम में आएगी, तो क्लियर भी हो जानी चाहिए क्या चीजें हैं। चलिए यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है आपके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भाई विमाओं की। विमाएं क्या होती हैं, डायमेंशन। देखिए विमाएं क्या होती हैं, जब हम किसी राशि को, कोई सी भी जो राशि है, उस राशि के मात्रक को मूल भौतिक राशि के रूप में व्यक्त करते हैं, या मूल भौतिक राशि के मात्रकों के रूप में व्यक्त करते हैं, या मूल भौतिक राशि के मात्रकों की घातों के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उन्हें हम विमाएं कहते हैं। इनकी क्या कहते हैं, विमाएं। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। विमाएं होती क्या है कि जब हम किन्हीं राशियों को, जब हम किन्हीं राशियों को मूल भौतिक राशियों के मात्रकों की घातों के रूप में व्यक्त करते हैं, मात्रकों की घातों के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उन्हें हम विमाएं कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ मूल भौतिक राशि की बात करूं कि लंबाई जो आपकी है, इस लंबाई की आप विमा क्या लिखोगे, अगर ऐसा पूछा जाए भाई लंबाई है, लंबाई की विमा क्या लिखोगे, तो देखिए लंबाई का जो विमा लिखने के लिए आपने काम में लिया था वो एल है, क्या है, एल। तो हम इसकी विमा लिखेंगे L1, क्या लिखेंगे, L1। या फिर इसको MLT की फॉर्म में लिखें तो M0L1T0 लिखेंगे, क्योंकि इनकी पावर 0 इसलिए लगाई है क्योंकि ये नहीं आ रहे हैं लंबाई में, केवल कौन आ रहा है, L ही आ रहे हैं, तो L1 लिख दिया। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं द्रव्यमान की, किसकी बात करें, द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा भाई M1, केवल मास आ रहा है। अगर इसको हम MLT के रूप में लिखें तो यहां लिख सकते हैं M1L0T0, M1L0T0, तो ये द्रव्यमान आ जाएगा और M1 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं समय की, किसकी बात करें, समय की, तो बच्चों इसको लिखेंगे हम T1, क्या लिखेंगे, T1। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई M0L0T1। अगर हम विद्युत धारा की बात कर ले, मैं किसकी बात करें, विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा को हम लिखेंगे A1 और इसको लिख सकते हैं भाई M0L0T0A1, ये विद्युत धारा आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं तापमान की, किसकी बात करें, तापमान की, तो इसको हम लिखते हैं K1, तो ये हो जाएगी बच्चों M0L0T0A0K1। इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं, हालांकि इसको K1 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, ये इनकी विमाएं होती है। तो इसी तरीके से मूल भौतिक राशियों की विमाएं बदलती रहेगी। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्षेत्रफल की विमा क्या होगी, किसकी विमा, क्षेत्रफल की, तो हम जानते हैं भाई क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर आपसे कहा जाए कि लंबाई की विमा क्या होगी तो आप कहोगे L1 होगी। चौड़ाई भी तो एक तरीके की लंबाई ही है, तो वो भी L1 हो जाएगी। कुल मिला के इसकी विमा की बात करें तो वो हो जाएगी बच्चों क्या, L2, या लिखे M0L2T0, M0L2
T0। यहाँ तक चीज़ें समझ आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे अगर मैं आयतन की कहूँ तो यहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी लंबाइयाँ ही है, तो L3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? L3। अगर मैं आपसे पूछूं भाई वेग, क्या पूछ लिया? वेग की विमा क्या होगी? क्या पूछ लिया? वेग की विमा। तो हम जानते हैं भाई वेग होता है विस्थापन अपोन में टी, समय। विस्थापन अपोन में समय। अब विस्थापन को किस में मापोगे सर? लंबाई में मापेंगे। लंबाई के लिए विमा कौन सी काम में लेते हैं? L1 लेते हैं। क्या लेते हैं? L1। और अपोन में समय किस में? T1। अब ये हो गया L1 और T1 ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T-1। ये हमारे पास विमा बन गई किसकी? वेग की। वैसे ही मैं आपसे पूछूं त्वरण की विमा, किसकी विमा? त्वरण की। तो आप जानते हैं भाई त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। तो ये जो वेग है, वेग की विमा तो हमने निकाल ली भाई, L1 T-1 होती है, जबकि समय की जो विमा है वो T1 होती है। समय की विमा क्या होती है? T1। तो 1 देखिए प्लस का है, ऊपर 1 माइनस का है, ये प्लस वाला ऊपर जाएगा तो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आ जाएगी आपके पास L1 T-2। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लूं बल की विमा, किसकी विमा पूछ लेता हूं? बल। तो बल होता है भाई साहब द्रव्यमान m गुणा a, त्वरण है। तो अब देखिए द्रव्यमान की विमा m1, ये हो जाएगी। त्वरण की विमा हमने अभी निकाली है L1 T-2, तो आप बल की विमा कह सकते हो m1 L1 T-2। ये विमा हो जाएगी किसकी? बल की। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। आसान सी चीज़ें हैं, आनी भी चाहिए, इन्हें बार बार देखें, आप समझने की कोशिश करें। तो ये होगी आपके पास M1 L1 T-2। अब आप होमवर्क में दो चीज़ें और करेंगे, ये आप विमाएं निकालने की कोशिश करेंगे। एक तो आप निकालोगे कार्य की विमा। फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपका। कार्य होता है भाई बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो इनकी विमाएं निकालोगे, और एक आप विमा निकालोगे शक्ति की। किसकी निकालोगे? शक्ति की। शक्ति होती है भाई प्रति एकांक समय में कार्य करने की दर। तो इन दोनों की विमा आपको ज्ञात करना है, ये होमवर्क है आपके लिए। इन दोनों को आपको विमाएं इन दोनों की ज्ञात करनी है, ये काम कर लेना है आपको। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। चलो अब देखिए, हम जो मापन की ये विधियां हैं, ये कुल मिला के दो विधियां हैं, दो प्रकार की विधियां हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक जो प्रकार है वो तो बच्चों प्रत्यक्ष है, जिन्हें हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। और दूसरा जो प्रकार है वो होता है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष विधि तो यथार्थ मान होता है। प्रत्यक्ष विधि तो क्या हो जाएगा? यथार्थ मान हो जाएगा। परंतु जो अप्रत्यक्ष है वो अनुमान होता है। क्या होता है? अनुमान होता है, अनुमान लगाया जाता है। तो जो प्रत्यक्ष विधि है उनमें कुछ विधियां आती हैं, वो मैं लिख देता हूं, जिनकी सहायता से हम यथार्थ मान ज्ञात कर सकते हैं। एक तो मीटर स्केल। मीटर स्केल, इस मीटर स्केल की सहायता से हम कोई भी लंबाई को माप सकते हैं, लेकिन उसकी जो कोटि होती है वो भाई कहाँ तक की कोटि को मापन कर सकती है? वो होती है 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक की कोटि का मापन हम मीटर स्केल की सहायता से कर सकते हैं। किसकी सहायता से कर सकते हैं? मीटर स्केल की सहायता से। मीटर में है ये जो मान मैंने दिया है, किसमें? मीटर में। एक होता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इसकी सहायता से हम 10⁻⁴ मीटर की कोटि तक का मापन कर सकते हैं। -4 मीटर तक की कोटि का क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। और प्रत्यक्ष विधि में एक और नाम जुड़ गया, और वो होता है स्क्रू गेज। क्या होता है? स्क्रू गेज।
ये जो स्क्रू गेज है इसकी सहायता से हम 10 की घात -5 मीटर की कोटि का मापन कर सकते हैं। -5 मीटर की कोटि की लंबाई का मापन कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है भाई, जो लंबाई के मापन की विधियां हैं वो दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष विधि और दूसरी अप्रत्यक्ष विधि। तो जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें हम मापन कर सकते हैं मीटर स्केल की सहायता से, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से और स्क्रू गेज की सहायता से। इसे पेच मापी भी कहते हैं। तो जो मान 10 की घात -2 से -3 से 10 की घात -2 मीटर तक की कोटि का है उसे तो हम मीटर स्केल की सहायता से आसानी से माप सकते हैं। इससे बड़ा माप सकते हैं, लेकिन छोटा थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उससे छोटा मापन जो 10 की घात -4 मीटर की कोटि का होता है उसे मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। ये एक तरीके का यंत्र होता है, उसकी सहायता से हम इसका मापन करते हैं। और उससे भी छोटा मापन जो 10 की घात -5 मीटर की कोटि का होता है उसका मापन करने के लिए हम स्क्रू गेज की सहायता से इसका मापन आसानी से कर सकते हैं। वैसे ही अब हम बात करते हैं भाई अप्रत्यक्ष विधि का। तो देखिए अप्रत्यक्ष विधि में जो प्रथम विधि आती है वो होती है भाई प्रतिध्वनि विधि। कौन सी विधि? प्रतिध्वनि विधि। ये जो प्रतिध्वनि विधि है बच्चों, इस प्रतिध्वनि विधि की सहायता से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इनमें होता क्या है कि जो हम यहाँ से आवाज़ देते हैं वो आवाज़ किसी वस्तु से जो हमारे से सामने खड़ी है, जिस तक की हमें दूरी ज्ञात करनी है, वहाँ से टकराकर वापस हमारे तक कितने समय में पहुँचती है, उसकी सहायता से हम प्रतिध्वनि विधि द्वारा दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी जो विधि है वो होती है भाई सोनार विधि। सोनार विधि। इस सोनार विधि की सहायता से हम समुद्र की गहराई का मापन करते हैं। सोनार विधि से हम समुद्र की गहराई का मापन करते हैं। जब पनडुब्बियां समुद्र के अंदर जाती है तो वो कितनी गहराई पर है, समुद्र की गहराई कितनी है, इनकी सोनार विधि की सहायता से हम इसे भी ज्ञात कर लेते हैं। तीसरी जो आती है वो आती है भाई लेजर विधि। लेजर विधि खगोलीय दूरियां ज्ञात करने के लिए प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित, परावर्तन पर आधारित होती है। प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं, सॉरी, प्रकाश परावर्तन पर, प्रकाश परावर्तन पर, प्रकाश परावर्तन पर आधारित होती है। पूर्ण रूप से प्रकाश परावर्तन पर आधारित होती है। और हम इस लेजर विधि की सहायता से खगोलीय पिंडों की दूरियां माप सकते हैं, उनकी मध्य की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। और चौथी जो आती है वो आती है बच्चों रडार विधि। कौन सी विधि? रडार विधि। कोई एरोप्लेन जो है, उन दो एरोप्लेनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है तो उसको हम रडार विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ये भी प्रकाश के परावर्तन पर ही चलती है। इसमें हमें प्रकाश का वेग पता होना चाहिए, यहाँ तरंगों का वेग पता होना चाहिए, पानी के अंदर और प्रतिध्वनि में ध्वनि का वेग पता होना चाहिए। तो इनकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब इनकी सहायता से हम डेस्क्रिप्टिवली अगली क्लास में पढ़ेंगे भाई ये दूरियां जो हैं वो किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। और जो छोटे मान की दूरियां होती है वो हम प्रत्यक्ष मान के प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज काम में आ जाते हैं। इनकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। बड़े मान की जो दूरियां होती हैं उन्हें हम अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।